ठीक है, हमारे पास ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो ये एक स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको स्टूडेंट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसके साथ साथ इसका जो टी होता है वो स्टैटिस्टिक के लिए होता है, मीन्स सैम्पल वैल्यूज़ के लिए होता है। तो इसको इस फॉर्म x माइनस एक्स बार की फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा आ जाता है, सिग्मा ऑफ x बार। x बार आपको पता है, हमने कहा था कि जब भी हम सैम्पल स्पेस की बात करेंगे तो उसकी एवरेज के लिए x बार यूज़ होता है। पॉपुलेशन की बात करते थे तो उसकी एवरेज के लिए म्यू यूज़ होता था, म्यू फॉर पॉपुलेशन, और x बार जो था वो फॉर सैम्पल था। तो ये जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये सैम्पल स्पेस के लिए होती है, इसलिए जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो सैम्पल के अकॉर्डिंग यूज़ होंगी। प्रूव दैट ऑल आड आर्डर मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर ज़ीरो। उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन की एक और फॉर्म भी है जिसको हमने कहा टी इज़ इक्वल टू जी ओवर यू ओवर एन स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाली फॉर्म बन जाती है, आप ये पिछले वाले लेक्चर में देख लेना। प्रूव दैट नेक्स्ट हम मूवमेंट्स इसके बारे में देखने लगे हैं। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, एक ऑड ऑर्डर और दूसरा जो है वो इवन ऑर्डर मूवमेंट्स। प्रूव दैट ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर ज़ीरो। जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन है, मीन्स म्यू 1 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 5 डैश, ये सारे के सारे जो हैं ये ज़ीरो होंगे एंड सो ऑन। इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं म्यू 2n प्लस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर म्यू 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशंस में ये हमें ऑड ही नंबर देता है। ये तो थे ऑड ऑर्डर मोमेंट्स। अगर आपको याद हो तो हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही प्रूव किया था कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं एंड इवन ऑर्डर मूवमेंट्स आर गिवन एज। और इसके जो इवन ऑर्डर मूवमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से देख सकते हैं, वो कुछ इस फॉर्म में बनते हैं। म्यू 2 आर डैश इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर आर गैमा ऑफ n प्लस 1/2 इंटू गैमा ऑफ n/2 माइनस आर ओवर गैमा ऑफ 1/2 इंटू गैमा ऑफ n/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो t है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि t को हम लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू जी ओवर यू ओवर एन स्क्वायर रूट। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऊपर लेके आना चाहें तो ये रिवर्स हो जाएगा, n ओवर यू स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो t हमने कहा कि ये इसके इक्वल है। सबसे पहले तो ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स की बात करेंगे। ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स को हम म्यू डैश 2r प्लस 1 से हमने डिनोट किया, और ये किसके इक्वल होते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिस्ट्रीब्यूशन है तो t इन्वॉल्व होगा t रेज टू द पावर 2r प्लस 1, जो कि t इसके इक्वल है। इट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z रेज टू द पावर 2r प्लस 1 इंटू n बाई यू स्क्वायर रूट रेज टू द पावर 2r प्लस 1। सिंस z एंड u आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों पे अप्लाई हो रही है, दोनों पे सेपरेटली पहले इस पे अप्लाई हो जाएगी, फिर इस वाले पे दूसरे वाले पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन में एक और बात आपके लिए याद रखने वाली है कि z जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, z आपके पास इसके इक्वल है, और जो u है वो क्या है? काई स्क्वायर वेरिएबल है। ठीक है, काई स्क्वायर वेरिएबल है। इट मीन्स जब भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z की बात करेंगे तो उसकी जगह पे ये वाला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। जब भी हम u की बात करेंगे तो उसकी जगह पे काई स्क्वायर वाला जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में वो वाला आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z रेज टू द पावर 2r प्लस 1 के लिए जो है वो z रेज टू द पावर 2r प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। फर्दर इसका जो है वो डेंसिटी फंक्शन आएगा। z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए उसी का इसके साथ डेंसिटी फंक्शन आएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट e रेज टू द पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी जी आ जाएगा।
अब अगर आप देखें ये जो फंक्शन है ये ऑड है। किस तरह से ऑड है कि अगर आप ये आपने स्पेसिफिक एक एक्सप्रेशन लिया है z रेज टू द पावर 2r + 1, उसके लिए आपने ये कहा। अब ये फंक्शन ऑड कैसे है, आपको पता है अगर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f(x) dx हो और ये वाला जो f(x) है ये ऑड फंक्शन हो तो ये इंटेग्रल 0 हो जाता है। अब देखें यहाँ पे z² है तो जब भी आप ऑड फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि f(-z) रिप्लेस करें तो ये आ जाए माइनस टाइम्स f(z). जब भी हम यहाँ पे -z रिप्लेस करेंगे तो ये तो ऑलरेडी z² है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे z रिप्लेस करेंगे ना और r की वैल्यूज़ डिफरेंट लेंगे तो ये हमेशा ऑड पावर आएगी और ये -z आएगा। तो इट मीन्स ये वाला फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है और इसकी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करके कहा कि ये 0 के इक्वल होगा, इसका इंटेग्रल जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला 0 नहीं होगा, ये पूरा इंटेग्रल जो है ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली उसको भी 0 कर देगा। तो इट मीन्स इवन जो ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं वो आपके पास क्या आगे 0 आगे। नेक्स्ट है हमारे पास इवन ऑर्डर मूवमेंट्स की। अब हमने देखना है, ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स तो हमने कर लिए ना, बस उतना ही था। इवन ऑर्डर मूवमेंट्स देखें, उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t रेज टू द पावर 2r आ गया और t आपके पास z इंटू n/u के इक्वल था। तो इट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी सेपरेट कर लेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z रेज टू द पावर 2r है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, ये आपने स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, इवन ऑर्डर मूवमेंट्स जब आपने कैलकुलेट किए थे तो आपने प्रूफ किया था कि ये इसके इक्वल है और साथ में n/u रेज टू द पावर r आ जाएगी। इसको भी आप रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ n ही लिख देंगे। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये इन टर्म्स ऑफ n ही आएगी। तो इस तरह से इसको कैंसिलेशन वगैरह करके आपके पास एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z रेज टू द पावर 2r, दोनों को सेपरेटली हम पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले z पावर 2r के लिए कर रहे हैं, ये चूँकि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल है तो साथ में उसका डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किए इस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे e रेज टू द पावर -1/2 z² है तो माइनस को आपने इग्नोर करके प्लस वाले एक्सप्रेशन को y के इक्वल रिप्लेस कर दिया और यहाँ से आपका z की वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पर हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये dz भी चाहिए तो की जगह पे आपने dz इज इक्वल टू 2 टाइम्स dy ओवर ये वाला 2z इधर आ जाएगा, ये आ गया तो इट मीन्स dy/z आ जाएगा। और z किसके इक्वल है, अभी हमने देखा वो z इज इक्वल टू 2y² है तो इसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और ये सारे एक्सप्रेशन को एट द एंड हम इन टर्म्स ऑफ y लिख देंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y लिखने के बाद 2y रेज टू द पावर r है तो दोनों की पावर हमने सेपरेट कर दी। 2 रेज टू द पावर r इंटू y रेज टू द पावर r e रेज टू द पावर -y है। ये वाली जो y रेज टू द पावर 1/2 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये वाली y की पावर्स आपस में कंबाइन हो रही हैं, इनको हमने कर दिया और जो कांस्टेंट है जिनमें y इन्वॉल्व नहीं हो रहा उनको हमने बाहर निकाल दिया। तो e रेज टू द पावर -y तो एज इट इज़ आ गई। ये वाली दोनों पावर्स कंबाइन होके आई -1/2 प्लस r। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, गैमा फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं जो कि आपको पता तब यूज़ होता है जब इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी हो। e रेज टू द पावर -y पावर n-1 इंटू dy हो तो तब हम कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये गैमा ऑफ n के इक्वल है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो पावर है हमें कुछ इस फॉर्म में चाहिए, कुछ टर्म्स हों और फिर उनके साथ -1 हो। तो आपके पास क्या है, -1/2 है तो आप इसको 1/2 -1 लिख सकते हैं, प्लस r मौजूद है वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। इट मीन्स जब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में था तो गैमा ऑफ n था, -1 के साथ ये एक्सप्रेशन था, -1 के साथ ये वाला एक्सप्रेशन है, इट मीन्स इसका गैमा आ जाएगा। तो गैमा ऑफ r + 1/2 आ गया।
ठीक है। ओवर पाई स्क्वायर रूट है जो कि आपको पता है गैमा ऑफ 1/2 के इक्वल होती है, ये हमने इसलिए रिप्लेस किया। नेक्स्ट हमें कैंसिलेशन वगैरह में हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ आपने ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि n/u रेज टू द पावर r, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। u क्या है, ये पाई स्क्वायर वेरिएबल है, इसलिए साथ में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, वो हमने लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेज टू द पावर -u/2 है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। इसको u/2 को जो है वो किसी और वेरिएबल के इक्वल रखेंगे जो हमने पहले यूज़ ना किया हो। एट द एंड आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें गैमा ऑफ n/2 -r आ जाएगा और बाहर जो एक्सप्रेशन था वो वाला आ गया। उसको नेक्स्ट हम उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करके अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो कर लें, अदरवाइज़ वही आपका आंसर था। उसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में रिप्लेस करें तो आपके पास सारे इवन ऑर्डर मूवमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है मूवमेंट्स अबाउट मीन। फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, चेक द सिक्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्यूनेस क्या होती है, झुकाव, मीन्स किस तरफ। हमने कहा था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास स्टैंडर्ड होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग्स नहीं होती और वो कुछ इस फॉर्म में होती है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है। अब अगर आपके पास सिक्यूनेस की बात करें तो इसका मतलब है ये वाली जो पीक है या तो वो लेफ़्ट साइड पे हो या फिर वो किस साइड पे हो, राइट साइड पे हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये सिक्यूर्ड है। बस इतना आपके लिए जानना काफ़ी है क्योंकि इसकी जस्ट हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। कर्टोसिस क्या होती हैं, कर्टोसिस ये होती हैं कि आपके पास जो, जब हमने कहा कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट मीन्स ये कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी। ठीक है, इसकी जो पीक है ये वाली आएगी। अब अगर कर्टोसिस जो है यहाँ पे जो β2 से हम इसको डिनोट करते हैं और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होता है वो 3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी पीक ये वाली ज़्यादा, बेसिकली पीक को हम कर्टोसिस कहते हैं, अगर तो ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम देंगे और यहाँ पे ये ग्रेटर देन 3 होती है। अगर ये लेस होगी तो ये हमारे पास क्या होगी, लेस देन 3 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो होती है ये स्टैंडर्ड होती है, इसलिए हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। μ1 जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एक्सपेक्टेड μ2 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो मीन होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कैलकुलेशन के बाद आती है वो ये आती है। अब μ3 कैसे 0 हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि जितने इसके ऑड आर्डर मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। तो μ3 जो है वो एक ऑड आर्डर मूवमेंट है, इसलिए ये 0 हो गया। इसी तरह से μ4 हम 2 तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम ये करें कि उसका जो हमने जनरलाइज्ड फार्मूला कैलकुलेट किया है वहाँ पे r की जगह पे 4 रिप्लेस कर दें, या फिर बल्कि ये 2r था तो r की जगह पे अगर आप 2 रिप्लेस करते हैं तो आपके पास 4 आ जाता है। तो इस तरह से आप 2r के लिए उसको कैलकुलेट कर लें, या r की जगह पे जब 2 रिप्लेस करें तो आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। β2 का स्पेसिफिक फार्मूला था जो कि जिसमें जो है वो मूवमेंट्स अबाउट मीन इन्वॉल्व होते थे, तो यहाँ से आप मूवमेंट्स अबाउट मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके रिलेशनशिप्स आपने पढ़े हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए आप कैलकुलेट कर लेंगे। और β1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चूँकि μ3 स्क्वायर होता है ओवर μ2 रेज टू द पावर 3, इस तरह से इसका फार्मूला होता है। तो ये ऑड आर्डर मोमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। और β2 आपके पास इसके इक्वल आता है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। β2 मैंने आपको जिस तरह स्टार्टिंग में बताया कि इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 3 के इक्वल होती है, इसलिए हमने इसको 3+ के फॉर्म में लिख दिया है। n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में जो β2 है वो 3 हो जाएगा। और β2 जो है वो 3 किस केस में होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास प्रूव दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको इसका ब्रीफली बता भी दिया है। नेक्स्ट क्या है कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाए तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है जिस तरह बाकी बायनोमियल का इस फॉर्म में होता है।
एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स इस फॉर्म में होता है। इसी तरह से टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं व्हेन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट नहीं किया हुआ। अगर हम उसका कैलकुलेट करते तो तब हम उसके अकॉर्डिंग चलते। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखें जिन टर्म्स में एन इन्वॉल्व है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने इस वाले टर्म को कंसिडर किया है, इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाया, ठीक है। तो इस पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लग गया। अब देखिए रेज टू द पावर n प्लस 1/2 है, या फिर आप कह दें कि n/2 प्लस 1/2 है। तो एक की पावर आपने n/2 रख दी, दूसरे की पावर 1/2 है जो कि स्क्वायर रूट के ही इक्वल होती है, तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू द पावर n e के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें 1 + t² रेज टू द पावर n/2 है, तो हमने क्या किया, t² है, रेज टू द पावर n है तो हमने t² से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। इट मीन्स ई रेज टू द पावर क्या आ गया आपके पास, t² आ गया। इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए में जब हमने इसको रिप्लेस किया तो आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(t) इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया। अब देखिए इसमें तो अब एन इन्वॉल्व नहीं है, इसको हमने क्या कर लिया, बाहर रख लिया। और ये जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फार्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ गैमा। ये चूँकि ओवर में है तो आपको पता है कि पहले वाले का गैमा फंक्शन इंटू दूसरे वाले का गैमा फंक्शन, और ओवर में ये वाली टर्म आती है, ये ऑलरेडी 1/1 ओवर में है, तो इट मीन्स ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। यूजिंग अ रिजल्ट, अब ये एक रिजल्ट है कि गैमा ऑफ n प्लस के ओवर गैमा ऑफ n हो, मीन्स ये वाला n और ये वाला n, पहले वाले दोनों n हो प्लस k हो, तो ये किसके इक्वल आता है, n रेज टू द पावर k के इक्वल आ जाता है। हेयर वी हैव n इज इक्वल टू n/2। यहाँ पे आपके पास n किसके इक्वल है, ये n/2 के इक्वल है, और k किसके इक्वल है, ये देखें ना यहाँ पे n किसके इक्वल है, n/2 के इक्वल है, और k की वैल्यू क्या है, 1/2 है। इट मीन्स ये n/2 पावर 1/2 आ जाएगी, वो हमने लिख लिया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, n/2 पावर 1/2 है, इट मीन्स n²√1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। जो टर्म्स कैंसिल होती थी उनको हमने कैंसिल करके तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से जो हमने प्रूफ करना था वो कर दिया। नेक्स्ट एक छोटा सा रिकरेंस रिलेशन है कि किस तरह से अगर आपको इवन ऑर्डर मूवमेंट्स, पिछले वाला पता है, पिछले वाला इवन ऑर्डर मूवमेंट अगर आपको मालूम है अबाउट ओरिजिन, तो आप उससे अगले वाला इवन ऑर्डर मूवमेंट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे म्यू डैश जो है वो एज यूजुअल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी नो दैट म्यू 2r पावर डैश जो है वो इसके इक्वल है। हमें पता है कि जितने भी इवन ऑर्डर मूवमेंट्स हैं अभी हमने प्रूफ किया कि ये इसके इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप म्यू, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है, म्यू 2r माइनस 1, म्यू 2r माइनस 2। तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो r माइनस 1 आ जाएगा। तो जबकि आपके पास गिवन क्या है 2r, अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ r इन्वॉल्व हो रहा है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, r माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2r, r की जगह पे r माइनस 1 है, तो इस सब को हम r माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसिंग r बाय r माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 आ गया, तो यहाँ पे r की जगह पे r माइनस 1 आ गया। यहाँ पे r प्लस 1/2 था ना, तो r माइनस 1/2 आपने किया, r माइनस 1 किया, प्लस 1/2 है, इट मीन्स आपके पास क्या रह गया, r माइनस 1/2, इसलिए यहाँ पे r माइनस 1/2 आया। उसके बाद n/2 माइनस r है, तो r माइनस 1 से रिप्लेस करना था, तो माइनस r प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, बाय डिवाइडिंग 1 and 2, क्योंकि हमें एक रिकरेंस रिलेशन चाहिए इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो हमने 2r डैश वाले एक्सप्रेशन को म्यू डैश 2r माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो टर्म्स कैंसिल होती थी उनको हमने कैंसिल कर दिया, तो बाकियों का, इस वाले टर्म का हमने एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, 2 से कैंसिल हो जाएगा। जितनी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी बन सकती है आपने बना लेनी है। तो इस तरह से म्यू 2r डैश जो है
इस तरह से आपका ये वाला जो रिकरेंस रिलेशन है वो प्रूफ हो गया। ये देखिए यहाँ से म्यू टू आर डैश है, ये वाला म्यू टू आर डैश है। अगर आप इस वाले को इस ओवर वाले को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है n इंटू टू आर माइनस वन ओवर n माइनस टू आर। तो ये देखिए n इंटू टू आर माइनस वन ओवर n माइनस टू आर इंटू म्यू डैश टू आर माइनस टू, यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने एक रिकरेंस रिलेशन इनके दरमियान एस्टेब्लिश कर दिया है और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं।